गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसडी नर्सिंग एकेडमी में। प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी फिजियोलॉजी क्या होती है। और आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की टोटल कितनी फेजेज होती है। तो दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेज को पढ़ने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जब फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को अपन समझते हैं तो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए पूरे जितने भी इवेंट्स यूट्रस और ओवरी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होते हैं, उन सभी इवेंट्स को, उन सभी चेंजेज को दो प्रकार से दो भागों में डिवाइड करके अपन पढ़ते हैं। तो ओवरी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जितने भी चेंजेज होते हैं उन्हें तो अपन बोलते हैं ओवेरियन इवेंट या ओवेरियन चेंजेज। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यूट्रस के अंदर जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सभी चेंजेज को या उन सभी परिवर्तन को अपन पढ़ते हैं यूटेराइन इवेंट्स या यूटेराइन चेंजेस के अंदर। तो ओवरी के अंदर जितने भी चेंजेज होंगे तो उन सभी चेंजेज को अपन ओवेरियन इवेंट्स के अंदर पढ़ेंगे। और ओवेरियन इवेंट्स या ओवेरियन चेंजेज जो अपन पढ़ेंगे उनको अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो फॉलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। और जो यूटेराइन इवेंट्स या यूटेराइन चेंजेस जो होते हैं पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो यूट्रस के अंदर होने वाले इवेंट्स और परिवर्तन को अपन तीन फेजेज के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। कौन कौन सी? ब्लीडिंग फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। तो आज की क्लासेस में अपन डिस्कस करने वाले हैं ओवेरियन चेंजेस और यूटेराइन चेंजेस, और ओवेरियन चेंजेस के अंदर कौन कौन सी फेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं और यूटेराइन चेंजेस को कौन कौन सी फेज के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ने के लिए टू इवेंट्स के अंदर इसको अपन क्लासिफाई करते हैं। तो फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने इवेंट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं? टू इवेंट्स के अंदर। कौन कौन से टू इवेंट्स? एक तो होते हैं ओवेरियन इवेंट्स और दूसरे होते हैं यूटेराइन इवेंट्स। दूसरे कौन से होते हैं? यूटेराइन इवेंट्स। अब ओवरी के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी चेंजेज होते हैं, इवेंट्स को अपन चेंजेज भी बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जितने भी परिवर्तन ओवरी के अंदर आते हैं उनको अपन दो फेजेज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो ओवरी के अंदर जितने भी चेंजेज आते हैं उनको कितने फेजेज के अंदर डिवाइड करते हैं अपन? फॉलिकुलर फेज। कौन सी फेज होती है? एक तो फॉलिकुलर फेज। और दूसरा फेज कौन सा होता है? ल्यूटियल फेज। दूसरा फेज कौन सा होता है दोस्तों? ल्यूटियल फेज। जो फॉलिकुलर फेज होता है, जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितने टाइम का होता है? इसका टाइम होता है 6 से 14 दिन। कितना होता है? 6 to 14 डेज। और जो ल्यूटियल फेज होता है, ल्यूटियल फेज का ड्यूरेशन कितना होता है? इसका ड्यूरेशन होता है 14 to 28 डेज। 14 to 28 डेज। और यूट्रस के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं उनको कितने भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों? तीन फेजेज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो यूट्रस के अंदर जो फर्स्ट फेज होती है या यूटेराइन इवेंट्स या यूट्रस के अंदर चेंजेस जो आते हैं तो उसको अपन पहली फेज कौन सी में डिवाइड करेंगे? कौन सी पहली फेज कहलाएगी? तो यूट्रस के अंदर सबसे पहली फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग फेज। कि यूट्रस के अंदर सबसे पहले क्या होती है? ब्लीडिंग। तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? ब्लीडिंग फेज। और ये ब्लीडिंग फेज जो होती है वो कितने दिन की होती है? 1 to 5 डेज। तो ब्लीडिंग फेज कितने दिन की होती है दोस्तों? 1 से 5 दिन की, क्योंकि ब्लीडिंग जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितने दिन तक होती है? 5 दिन तक। तो उसको क्या बोल दिया? ब्लीडिंग फेज। सेकेंड फेज जो होती है यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो कौन सी होती है? प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस फेज के दौरान यूट्रस के अंदर क्या होती है? एंडोमेट्रियम ग्रोथ करती है, अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करती है, ग्रोथ, सेल डिवीजन होता है रैपिड, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। और सेल्स के अंदर रेगुलर वृद्धि होने, ग्रोथ होने की वजह से उस फेज को क्या नाम देते थे अपन? प्रोलिफरेटिव।
और इस फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो सेम फॉलिकुलर फेज के बराबर होता है ओवेरियन चेंजेज या ओवेरियन इवेंट्स की। तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है दोस्तों, फॉलिकुलर फेज के बराबर। जिस टाइम पे ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज चलती रहती है उस टाइम पे यूट्रस के अंदर क्या चलती रहती है, प्रोलिफरेटिव फेज। इसके अलावा यूट्रस के अंदर जो लास्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको अपन बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। कौन सी, सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज। और सिक्रीटरी फेज को अपन प्रिपरेटरी फेज के नाम से भी जानते हैं। कौन सी, प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 15 से 28 दिन, 15 से 28 दिन। सिक्रेटरी फेज में क्या होता है दोस्तों, सिक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियम जो होती है वो झड़के या सेड आउट होके बाहर निकल जाती है और यूट्रस नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए तैयार रहता है। तो इसको एक तरह से प्रिपरेटरी भी बोलते हैं कि यूट्रस अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की तैयार है, या फिर सिक्रेटरी क्यों बोला कि इसके दौरान एंडोमेट्रियम बाहर सेड आउट हो जाती है, तो इसको बोलते हैं सिक्रेटरी फेज। तो इसमें अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ओवेरियन इवेंट्स, और ओवेरियन इवेंट्स में भी कौन सी, फॉलिकुलर फेज। कौन सी, फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है, वन बाय वन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों फॉलिकुलर फेज में, नाम से पता चल रहा है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, फॉलिकुलर फेज के अंदर ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे प्राइमरी फॉलिकल्स पाए जाते हैं। जब फीमेल बेबी का जन्म होता है तो वो उसकी ओवरी में क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं या प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। और प्यूबर्टी एज आते आते अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, प्यूबर्टी एज आते आते ये फॉलिकल्स क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज दिया जाता है GnRH हार्मोन के थ्रू गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करने के लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करती है, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। और वो गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से होते हैं, FSH और LH। तो FSH और LH की सहायता, तो फॉलिकुलर फेज जो होती है अपनी यहाँ पे कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, FSH। तो अपन कौन सी, यूटेराइन ओवेरियन इवेंट्स, क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओवेरियन इवेंट्स। और ओवेरियन इवेंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया, दो भागों में, फॉलिकुलर फेज और लूटेल फेज। तो सबसे फर्स्ट कौन सी पढ़ने जा रहे हैं अपन, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज का ड्यूरेशन की बात करें कितना होता है, 6 to 14 डेज। कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉलिकुलर फेज के लिए, FSH। FSH क्या करता है फॉलिकुलर फेज के दौरान, FSH प्राइमरी फॉलिकल्स को किस में बदलता है, प्राइमरी फॉलिकल्स किस में बदलेंगे, FSH की सहायता से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। किस में बदलेंगे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। और जब ये फॉलिकल्स मैच्योर होते रहते हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स से क्या रिलीज होता है, जब प्राइमरी फॉलिकल्स ग्राफियन फॉलिकल में मैच्योर होते हैं तो मैच्योरेशन के दौरान इससे क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो FSH का क्या काम होता है कि FSH प्राइमरी फॉलिकल्स को मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, और इस मैच्योरेशन के दौरान इससे क्या रिलीज होता है, ग्रोइंग फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या कराता है, यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज चलती रहती है इस टाइम पे। तो यूट्रस के अंदर प्रोलिफरेटिव फेज के दौरान ये एस्ट्रोजन यूट्रस की जो एंडोमेट्रियल सेल होती है उनके अंदर क्या कराता है, सेल ग्रोथ कराता है, हाइपरप्लेजिया कराता है, सेल यूटेराइन सेल्स की नंबर्स को बढ़ाने का काम करता है। तो ये होती है फॉलिकुलर फेज। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है प्राइमरी फॉलिकल से, तो इसको बनने में कितना टाइम लग जाता है, 6 से 14 दिन। और 14 दिन पे क्या हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, या फॉलिकल एक फॉलिकल जो होता है वो सबसे जल्दी मैच्योर हो जाता है। और उस फॉलिकल को अपन क्या बोल देते हैं, मैच्योर फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हैं और ग्राफियन फॉलिकल भी बोल सकते हैं। अब ये फॉलिकल मैच्योर तो हो चुका है, तो मैच्योर होने के बाद मैच्योर फॉलिकल इसके अंदर अपना क्या होता है, ओवम। तो इस ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही मैच्योर हो चुका है, अब इसको क्या करना है, ओवम को रिलीज करना है, बाहर निकालना है। ओवम मैच्योर हो चुका है, तो इसको मैच्योर करने के लिए किसकी जरूरत होती है, अब ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करने के लिए कौन से हार्मोन की जरूरत होती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन जो होता है वो भी कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल अपना बन चुका है तो उस टाइम पे क्या होता है, FSH का लेवल बहुत ज़्यादा पीक पे होता है। और
एफएसएच का ये बढ़ा हुआ लेवल क्या करता है, हाइपोथैलेमस को क्या देता है, नेगेटिव फीडबैक देता है कि इसका जैसे ही बढ़ा हुआ ब्लड का लेवल हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस एफएसएच के सिक्रीशन को तो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो इसको तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक को एफएसएच खुद के लिए, तो एफएसएच के लिए क्या है, नेगेटिव फीडबैक कि इसका बढ़ा हुआ लेवल इसको खुद को तो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। लेकिन एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल एलएच के लिए क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है। एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल जैसे ही हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा तो एफएसएच के खुद के सिक्रीशन को तो क्या कर देगा, डिक्रीज। तो इसके लिए तो क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। जबकि इसका बढ़ा हुआ लेवल जैसे ही हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है तो खुद के लिए तो नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, लेकिन एफएसएच का बढ़ा हुआ लेवल एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक का काम करता है, एलएच के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और जैसे ही एलएच का सिक्रीशन होता है पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा, वहीं से अपनी क्या चालू हो जाती है, ल्यूटियल फेज। क्या चालू हो जाती है, ल्यूटियल फेज। और इस ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल जो एफएसएच ने बनाया है, क्या होता है अपना, ये ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल किसकी सहायता से, किसकी सहायता से दोस्तों, एलएच हार्मोन की सहायता से क्या हो जाएगा, रप्चर। क्या हो जाएगा, रप्चर। और रप्चर होने की वजह से, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने की वजह से इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, एक तो अपना ओवम, और जो ग्राफियन फॉलिकल को जो टुकड़े बचेंगे, जो ग्राफियन फॉलिकल के टुकड़े बचते हैं, इन टुकड़ों से क्या बनता है, रप्चर पीसेज। टुकड़ों को क्या बोलते हैं अपन, रप्चर पीसेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो ये ग्राफियन फॉलिकल के जो टुकड़े बचे हैं इनको बोलते हैं अपन रप्चर पीसेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। और इनसे क्या बनता है अपना, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये कॉर्पस ल्यूटियम किसका सिक्रेट करता है, ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। किसका सिक्रेशन करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर ऑक्सीटोसिन के प्रभाव को कम करके रखता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता, ये कार्पस ल्यूटियम, यदि ओवम फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवम फर्टिलाइज ओवम को यूट्रस के अंदर रहना है, जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता तब तक ये कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन करता है ज़्यादा मात्रा में, और कुछ मात्रा में एस्ट्रोजन। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जरूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, तो उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन कहाँ से बनता है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। ये प्रोजेस्टेरोन ऑक्सीटोसिन के लेवल को सप्रेस रखता है और बच्चे को अबॉर्ट होने से बचाता है, तो यूट्रस के अंदर अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन नहीं आने देता है। तो प्रोजेस्टेरोन को इसीलिए प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं। लेकिन कार्पस ल्यूटियम कब तक बनाएगा प्रोजेस्टेरोन, जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बनता। और प्लेसेंटा कब बनता है, 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे। जैसे 3 मंथ की प्रेगनेंसी होगी उसके बाद प्लेसेंटा बन जाता है तो कार्पस ल्यूटियम डिसअपियर हो जाता है। तो ये सब कब होता है, जब प्रेगनेंसी होती है या ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है। और इस ओवम का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कितना होता है, सॉरी इसका जो लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 12 से 24 घंटे। तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये कार्पस ल्यूटियम 3 महीने तक क्या करेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा, ताकि अपना फर्टिलाइज ओवम अच्छे से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो सके और रह सके और सर्वाइव कर सके। लेकिन यदि ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये ओवम 12 से 24 घंटे के अंदर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। और ये कार्पस ल्यूटियम 26 से 28 दिन आते आते ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होता है तो उसकी वजह से क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से तो क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से वे जो कॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगती है। तो उसको अपन अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ग्राफियन फॉलिकल एफएसएच ने बनाया है वो एलएच हार्मोन की सहायता से 15वें दिन से, कितने दिन से, 15 से 28 दिन की होती है ये ल्यूटियल फेज, ओवरी के अंदर होती है। तो जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल बना 14वें दिन पे, 14वें दिन के बाद 15वें दिन से एलएच रिलीज होगा। और ये एलएच
ग्राफिन फॉलिकल को क्या करेगा, रप्चर कर देगा। और जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सहायता से, उससे क्या रिलीज होगा अपना ओवम, और उसके रप्चर पीसेज से क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम। और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो ग्राफिन फॉलिकल का रप्चर होना एलएच हार्मोन की सहायता से, और उससे ओवम रिलीज होना, कार्पस ल्यूटियम बनना, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी ओवुलेशन। 14 डेज पे होती है, 14वें दिन पे, और 15वें से 28 दिन तक ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, ल्यूटियल फेज कहलाती है। ल्यूटियल फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। और यहीं से जैसे ही अपनी कार्पस ल्यूटियम 26 से 28 दिन पे डिसअपेयर हो जाता है, फर्टिलाइज नहीं होने की वजह से, एग यदि फर्टिलाइज नहीं होता है और कार्पस ल्यूटियम यदि डिसअपेयर हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आती है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आने की वजह से क्या होता है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, यूट्रस की जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करके रखता है। यूट्रस की ब्लड वेसल्स को क्या करके रखता है, डायलेट करके रखता है। और यूट्रस की ब्लड वेसल्स डायलेट रहती हैं तो यूट्रस को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है, और ब्लड सप्लाई अच्छी मिलती है तो एंडोमेट्रियल सेल अच्छे से सर्वाइव करती है, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलता है ब्लड के द्वारा। तो जैसे ही ब्लड सप्लाई कम होती है एस्ट्रोजन की कमी आने की वजह से, तो यूट्रस की ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, और यहीं से अपनी क्या स्टार्ट हो जाती है, यूटेराइन चेंजेज या यूटेराइन इवेंट। तो जैसे ही किसकी वजह से, सब क्या पढ़ेंगे अपन, यूटेराइन इवेंट्स। यूटेराइन इवेंट्स, तो यूटेराइन इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, डिसअपेरेंस का मतलब ऑटोमेटिकली गायब हो जाना। डिसअपेरेंस का आएगा कार्पस ल्यूटियम का, किसका डिसअपेरेंस, कार्पस ल्यूटियम का। कितने दिन पे होता है, 26 से 28 दिन पे। तो जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डिसअपेयर हुआ, क्या हुआ, किसकी कमी आ गई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की। किसकी कमी आई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसकी कमी आ गई दोस्तों, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की। एस्ट्रोजन क्या करवाता है, वेजोडाइलेशन करवाता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के लेवल को सप्रेस करके रखता है। तो एस्ट्रोजन की कमी हो जाने की वजह से क्या होने लगेगा, वेजोडाइलेशन। एस्ट्रोजन की कमी से क्या होगा, वेजो